सोचने वाली बात है। एक लड़ाई जो हमसे हजारों मील दूर हो रही है, उसका असर सीधा हमारी जेब पर पड़ रहा है। चलिए समझते हैं कि कैसे इस दूर देश की आग की आंच हमारी जिंदगी और हमारी बचत को जलाने आ पहुंची है। ये हो क्या रहा है? अचानक से रोजमर्रा की जिंदगी इतनी महंगी क्यों हो गई है? सिलेंडर भरवाने से लेके हवाई जहाज का टिकट खरीदने तक हर चीज के दाम आसमान क्यों छू रहे हैं? दिल्ली में ही देख लीजिए, सिर्फ 7 मार्च से अब तक घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 60 रुपए से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। दाम 900 रुपए के पार पहुंच गए हैं। और ये महंगाई सिर्फ रसोई तक ही नहीं रुकी है, अब तो हवाई यात्रा भी इसकी चपेट में है। एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के हर एक टिकट पर 400 रुपए का फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कमर्शियल सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और सप्लाई की कमी की वजह से मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। आधे से ज़्यादा या तो बंद हो चुके हैं या फिर बंद होने की कगार पर हैं। तो ये साफ है कि जो लड़ाई अब तक हमें सिर्फ टीवी पर दिख रही थी, उसकी आंच अब सीधे हमारे घरों तक पहुंच चुकी है। अच्छा, इस बढ़ते संकट को देखते हुए सरकार भी अब एक्शन में आ गई है। इमरजेंसी कमोडिटीज एक्ट लागू कर दिया गया है। घरेलू सिलेंडर की बुकिंग का गैप बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है ताकि कोई जमाखोरी न कर सके, और रिफाइनरीज को घरेलू उत्पादन बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इन सभी मुश्किलों की जड़ कहाँ है? जवाब है दुनिया के एक ऐसे चोक पॉइंट पर जहां से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज गुजरती है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। इसे समझना बहुत जरूरी है। ये समंदर का एक ऐसा तंग रास्ता है जहां ईरान ने लगभग पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी है, और इसी वजह से इसे एक ग्लोबल एनर्जी चोक पॉइंट कहते हैं। अंदाजा लगाइए कि ये छोटा सा रास्ता कितना जरूरी है। पूरी दुनिया की 20% तेल और एलएनजी की सप्लाई यहीं से गुजरती है। आप समझ सकते हैं कि इस नाकाबंदी का असर कितना बड़ा है। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है। खतरा सिर्फ तेल और गैस का नहीं है। इसी रास्ते के नीचे से समंदर के अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी जाती हैं, जिन पर भारत का 30% से ज्यादा पश्चिमी इंटरनेट ट्रैफिक चलता है। यानी बैंकिंग, बिजनेस, सब कुछ दांव पर लगा है। तो सवाल ये उठता है कि इस ग्लोबल संकट का भारत पर इतना गहरा असर क्यों पड़ रहा है? इसका सीधा सा जवाब है हमारी निर्भरता। देखिए, भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा कच्चा तेल बाहर से मंगवाता है, मतलब हम इंपोर्ट करते हैं। और अब आइए उस चीज़ पर जो सीधे हमारे किचन से जुड़ी है। हम जो एलपीजी गैस इंपोर्ट करते हैं, उसका 90%, जी हाँ 90% हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है, जो अब बंद हो चुका है। और इस नाकाबंदी का असर सिर्फ ईंधन पर ही नहीं है। हमारी 1/3 से ज्यादा खाद यानी फर्टिलाइजर की सप्लाई भी यहीं से आती है, जिससे खेती पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। और तो और किसानों का लगभग $1 बिलियन का कृषि निर्यात भी ठप हो गया है। और ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। ये संकट अब एक वैश्विक रूप ले चुका है, जो पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रहा है। दुनिया के दूसरे देशों में भी हालात खराब हैं। एक तरफ वियतनाम में सरकार लोगों से कह रही है कि घर से काम करो क्योंकि देश में पेट्रोल खत्म हो रहा है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में फ्यूल की राशनिंग शुरू हो चुकी है। अब जरा ये समझते हैं कि ये डोमिनो इफेक्ट आखिर काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले तेल रिफाइनिंग धीमी होती है तो सल्फर का उत्पादन कम हो जाता है। सल्फर की कमी से सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनता। उसके बिना कॉपर और कोबाल्ट जैसी जरूरी धातुएं निकालना मुश्किल हो जाता है, और इन धातुओं के बिना चिप्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रोडक्शन रुक जाता है। ये एक पूरी चेन रिएक्शन है जो एक जगह से शुरू होकर हजारों मीलों दूर तक असर डालती है। और बात सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही नहीं रुकती। इससे भी बड़ा खतरा है दुनिया की खाद्य आपूर्ति का। नेचुरल गैस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनाने के लिए बहुत जरूरी है, और इन्हीं फर्टिलाइजर्स की वजह से दुनिया की लगभग आधी आबादी का पेट भरता है। तो आखिर इस पूरे झगड़े की, इस संघर्ष की असली कीमत क्या है और कौन चुका रहा है? ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानवीय भी है। एक लाइन में कहें तो इस युद्ध की असली कीमत वो करोड़ों आम लोग चुका रहे हैं जिनका इस जंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब आगे क्या? यहां से 2 रास्ते दिखते हैं। बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर युद्ध आज रुक जाता है तो भी हालात सामान्य होने में 2 से 3 महीने लगेंगे। और वर्स्ट केस, अगर ये लड़ाई 3 से 6 महीने और चली तो दुनिया भर में मंदी और नौकरियों का जाना तय है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 12 दिन बीत चुके हैं और अभी तक युद्ध विराम का कोई नामो निशान नहीं है। ईरान अभी भी उस समुद्री रास्ते में माइंस बिछा रहा है और बातचीत करने से साफ इनकार कर रहा है। तो आज पूरी दुनिया एक तरह से बंधक बन गई है।
सवाल यह है कि इस गतिरोध को, इस डेडलॉक को कौन तोड़ेगा, और जब तक ये टूटेगा तब तक आम जिंदगियों की और कितनी तबाही हो चुकी होगी।